वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 390 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे। इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्नों पर उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहां तक कल हो चुका था। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यह जनजाति जो है वो सोहराई और सकरात पर्व मनाती है। सोहराई पर्व नई फसल के साथ मनाया जाता है। सकरात पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस जनजाति का कोई कैलेंडर नहीं होता। यह जनजाति इस जनजाति के लोग जो है वो सकरात के दिन को ही वर्ष का अंतिम दिन मानते हैं। बताइए किस जनजाति की बात हो रही है ये? संथाल जनजाति, गोंड जनजाति, भोटिया जनजाति या सेंटली जनजाति? बताइए। ये है संथाल जनजाति, ऑप्शन नंबर ए। तो सोहराई तथा सकरात संथाल जनजाति जो झारखंड में पाई जाती है के प्रमुख पर्व हैं। सोहराई पर्व जो है वो नई फसल के साथ मनाया जाता है और सकरात पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। संतालों का कोई कैलेंडर नहीं होता। संथाल लोग सकरात के दिन को ही वर्ष का अंतिम दिवस मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। यदि आप प्रायद्वीप भारत के मध्य प्रदेश राज्य की यात्रा करेंगे तो आपको वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियाँ देखने को मिलेंगी? गोंड जनजाति, कोल जनजाति, बंजारा जनजाति? बताइए। गोंड जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में, कोल जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, बंजारा पाई जाती है, कोल महाराष्ट्र में भी है। ठीक है, 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, एक जनजाति एक से अधिक स्टेट में पाई जा सकती है। ठीक है, मुद्दा ये है कि किस राज्य में अधिक पाई जाती है। जैसे गद्दी जनजाति है, जम्मू कश्मीर में भी पाई जाती है, लद्दाख में भी पाई जाती है और पाई जाती है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में भी। लेकिन सबसे ज़्यादा अधिकता कहाँ पर है उसकी? हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत में पाई जाने वाली जनजातियों के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। इसका संबंध भूमध्य सागरीय प्रजाति से है। पशुचारण इनका प्रमुख मुख्य व्यवसाय है। इनमें बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस जनजाति से रिलेटेड है? बताइए। सोमपेन, भील, सहरिया या टोटा? भूमध्य सागरीय प्रदेश। ठीक है, सहरिया भी हो सकती है राजस्थान की है, सोमपेन भी हो सकती है, भील भी हो सकती है, लेकिन है कौन सी? ये है टोडा जनजाति। बहुपति विवाह प्रचलित है इसमें। मुख्य व्यवसाय है इनका पशुचारण। तो उपर्युक्त विशेषताओं का संबंध नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली टोडा जनजाति से है। इनका संबंध है भूमध्य सागरीय प्रजाति से। इनका मुख्य व्यवसाय है पशुचारण तथा इनमें बहुपति विवाह का प्रचलन है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति रावण से मानते हैं? कौन सी जनजाति है वो जिनके लोग अपनी उत्पत्ति रावण से मानते हैं? कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति रावण से मानते हैं। तो कोरकू जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति रावण से मानते हैं। यह जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कोरकू लोगों का मानना है कि एक समय रावण उस स्थान पर आया और यहाँ किसी मानव को ना देखकर अत्यंत दुखी हुआ। उसने शिव से प्रार्थना की, तब शिव के प्रताप से कोरकू जनजाति की उत्पत्ति हुई, ये मान्यता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। एक योजना है वन बंधु कल्याण योजना। इसकी शुरुआत केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय कल्याण मंत्रालय द्वारा कब की गई थी? थोड़ी पुरानी योजना है ये, इसने 2019 को एलिमिनेट करी है। ये है 2014 की योजना। तो वन बंधु कल्याण योजना की शुरुआत अक्टूबर 2014 से की गई थी। इसका उद्देश्य है जनजातीय जनसंख्या की बुनियादी संरचना व मानव विकास सूचकांकों में सुधार करना। इस स्कीम के अंतर्गत उन सभी ब्लॉकों में 10 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे जिनकी जनजातीय जनसंख्या 33% से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। बंदरों को पकड़ने की कला में दक्षता के कारण चर्चा में रही मोगडिया जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य से है? कहाँ पाई जाती है मोगडिया जनजाति जो बंदरों को पकड़ने की कला में दक्ष होते हैं? उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, उड़ीसा की मोगडिया जनजाति जो है वो PVTGS मतलब पर्टिकुलरली वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के रूप में वर्गीकृत है। ठीक है, इस जनजाति के लोग जो है बंदरों को पकड़ने में दक्ष होते हैं। ये अर्ध खानाबदोश होते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 1050 थी। अब तो बढ़ गई होगी। देखिए, उड़ीसा की पर्टिकुलरली वुल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उसमें कौन कौन सी जनजातियां हैं? खड़िया, बीरहोर, बोंडो, डोगरिया, खोंड और लोढ़ा। ठीक है,
ये हैं उड़ीसा की जनजातियाँ। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों का संबंध जम्मू कश्मीर से नहीं है? सिपवी, गद्दी, रियांग, नौशिया, हजोंग। देखिए, गरिया पूजा फेस्टिवल बनाती है एक त्रिपुरा की जनजाति है रियांग, समाचारों में रहती है सर्दियों के टाइम। ठीक है, तो इसको तो एलिमिनेट कर दो, ये जम्मू कश्मीर की नहीं है। नौसिया भी जम्मू कश्मीर की नहीं है, त्रिपुरा की है, ये दोनों त्रिपुरा की हैं। हजोंग है वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की। गद्दी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में, सिप्पी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, हिमाचल में भी पाई जाती है। तो एक और दो तो है, हमें बताना कि कौन सा नहीं है। तो 3, 4, 5 नहीं है। 3, 4, 5 ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, सिपवी और गद्दी जनजाति का संबंध जम्मू कश्मीर से है, जबकि रियांग और नौशिया त्रिपुरा की जनजातियां हैं। गद्दी जनजाति की अधिकता हिमाचल प्रदेश में है। हजोंग जनजाति का संबंध है वेस्ट बंगाल से। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। सूची 1 में जनजाति, सूची 2 में राज्य। चलिए मिलाइए। अंगामी जनजाति, अंगामी जनजाति के सामने नागालैंड लिखा है, अहोम के सामने मिजोरम लिखा है, लुसाई के सामने असम लिखा है, अलार के सामने लिखा है केरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऊपर की दोनों, बहुत बार पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनको। समीक्षा अधिकारी में भी पूछा, यूपी पीसीएस में भी पूछा है, लोअर पीसीएस में भी पूछा है। अंगामी जनजाति की नागालैंड में पाई जाती है, अहोम जनजाति है असम की, लुसाई जनजाति है मिजोरम की और अलार है केरला। तो 1 और 4, 1 और डी का 4 रहना चाहिए। इसकी संभावना हो सकती है, इसकी संभावना हो सकती है, दोनों को एलिमिनेट कर दो बाकी को। तो वो ऐसे था ना कुछ, ये क्रॉस, ये ए बी सी डी, तो अपना हो जाएगा ये वाला सी वाला। तो उपर्युक्त सूची का सही मिलान इस प्रकार है। अंगामी जनजाति है नागालैंड, अहोम असम, लुसाई मिजोरम, अलार केरल की। चलिए, जनगणना से रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं, तो कुछ प्रश्न जनगणना से रिलेटेड भी देख लेते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर ही है ये। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त का नाम बता दीजिए। और 2011 की जनगणना से ही प्रश्न बनेंगे इस बार भी, क्योंकि 21 की तो हुई नहीं है अभी तक कोविड के चक्कर में। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? WC प्लाउडेन, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, भारत में पहली जनगणना सबको पता होनी चाहिए कब हुई थी। लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी 1872 में। और पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में हुई थी, 8-9 साल के बाद लॉर्ड रिपन के काल में। तो पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में, नियमित रूप से जो हुई वो लॉर्ड रिपन के काल में हुई। ठीक है, पहली जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के काल में, जो नियमित रूप से हुई वो लॉर्ड रिपन के काल में हुई। और भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे WC प्लाउडेन। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। जनगणना 2011 की थीम क्या थी? क्या थी? एलिमिनेट करें? नहीं करेंगे। आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर सेंसस आवर फ्यूचर याद ही होगी आपको। तो जनगणना 2011 की थीम आवर सेंसस आवर फ्यूचर थी तथा इसका शुभंकर एक प्रगणक शिक्षिका को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भारत की जनसंख्या अमेरिका, इंडोनेशिया, जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की कुल जनसंख्या, कुल सम्मिलित जनसंख्या से भी अधिक है। ये 2011 के आंकड़े हैं। देखिए, जो किसी भाषा को पढ़ने के साथ साथ लिखने में भी सक्षम है, जनगणना के प्रावधानों के अनुसार उसे साक्षर माना गया है। दूसरा वाला तो करेक्ट है, लिखने पढ़ने दोनों में। पहला वाला भी करेक्ट है क्या? करेक्ट है। तो देखिए, जनगणना के अंतिम आंकड़े 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? लगभग 121 करोड़ थी, अब तो 150 करोड़ हो गई है। देखिए, यह जनसंख्या अमेरिका, जापान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश की दो बार हो गया क्या? ठीक है, अमेरिका, जापान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया तथा पाकिस्तान की सम्मिलित जनसंख्या से भी अधिक है भारत की जनसंख्या। देखिए, जिनकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भाषा को पढ़ने और लिखने में सक्षम है, उन्हें साक्षर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस या किन राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में नकारात्मक रही, निगेटिव रही? केवल नागालैंड की बस। ठीक है, ऑप्शन वाला आए तो 4 है, किसी में केवल 4।
तो देखिए, नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही, जबकि पिछले दशक में यह जनसंख्या, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य था ये, पिछले अगर 10 वर्षों में देखें, क्योंकि 2011 में उससे पहले के 10 सालों के आंकड़े हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, पुरुषों की आबादी में 17% तथा महिलाओं की आबादी में 18% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली है। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, पहला वाला करेक्ट है, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, ये भी करेक्ट है। सबसे कम सेक्स रेशियो वाला जो यूनियन टेरेटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो दमन द्वीप है। ठीक है, दादर नगर हवेली नहीं है, गलत है यहाँ पर। डी मतलब तीसरा वाला स्टेटमेंट एलिमिनेट करिए, जहाँ जहाँ 3 है वो नहीं होगा, केवल 1 और 2 होगा। तो जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुषों की आबादी में 17% तथा महिलाओं की आबादी में 18% की वृद्धि दर्ज की गई। पहला करेक्ट है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। दूसरा करेक्ट है। केंद्र शासित राज्यों में सबसे कम सेक्स रेशियो वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दमन द्वीप है, केवल 618 है। उसके पश्चात है चंडीगढ़ 818। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के जनघनत्व की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ऊपर लिखा नहीं कि कौन सा अवरोही कौन सा आरोही, इसने लिखा कि ये साइन बना रखा है। ठीक है, इस साइन का मतलब क्या है, जिधर मुंह खुला ये बड़ा है और ये है छोटा। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य भारत में है बिहार। अब बिहार 2 में है, बाकी 2 को एलिमिनेट कर दो। बिहार के बाद है पश्चिम बंगाल, पहले आ जाइए। उसके बाद केरल है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है। थंबनेल पर मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है, ये 3 स्टेटमेंट डालें, एक उत्तराखंड डाला, अब इसमें उत्तर क्या हो गया, वहाँ पर केरल हो गया। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं। सबसे ज़्यादा बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, पेपर हल्के से टफ होते जा रहे हैं, तो पहला ऑप्शन तो भूल ही जाइए, दूसरा भी छोड़ रहा है आजकल, तो तीसरा और चौथे पर फोकस रखिए। तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। ठीक है, वो ज़माने गए जब टॉप पूछा जाता था, अब सेकंड और थर्ड पूछे जाते हैं, थर्ड ही पूछा जाता है अधिकतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। जनगणना 2011 के अनुसार विभिन्न धर्मों के लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है आपको किस धर्म का सेक्स रेशियो सबसे अधिक है, इनमें बताइए। देखिए, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, इन सबसे कहीं ऊपर है ईसाई का, ईसाई धर्म का सबसे ज़्यादा है। एक से एलिमिनेट हो जाएगा सारा, और 2 में ईसाई होता तो कन्फ्यूज़न होता थोड़ा। तो ईसाई का लिंगानुपात सर्वाधिक है। ईसाइयों के बाद बौद्धों का लिंगानुपात, बौद्धों से कम अच्छा है जैनों का, जैन से कम अच्छा है मुस्लिमों का, मुस्लिम से कम अच्छा है हिंदुओं का, और सबसे खराब है सिख धर्म का 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार। तो जनगणना 2011 के अनुसार विभिन्न धर्मों में लिंगानुपात सेक्स रेशियो इस प्रकार है। ईसाई धर्म में 1000 पुरुषों पर 1023 महिलाएं हैं। बौद्ध धर्म में 1000 पुरुषों पर 965 महिलाएं हैं। जैन धर्म में 1000 पुरुषों पर 954 महिलाएं हैं। मुस्लिम 1000 पुरुषों पर 951 महिलाएं, और हिंदू धर्म में 1000 पुरुषों पर 939 महिलाएं, और सिख धर्म में 1000 पुरुषों पर केवल 903 महिलाएं ही कम। ठीक है, केवल 903 महिलाएं ही, 97 महिलाएं कम हैं। तो सबसे अच्छा किसका है, ईसाई धर्म का। लेकिन ईसाई धर्म तो ऑप्शन में पूछेगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन को टफ बनाया ना एग्जामिनर को। तो बौद्ध धर्म होगा उत्तर, अगर दिया होगा तो। बौद्ध भी नहीं है तो इन 4 में से पूछ सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और जैन में किसका ज़्यादा है, जैन का। और जैन नहीं हो तो किसका, बौद्धों का। तो 15 प्रश्न ऐड किए गए थे ये इंडियन ज्योग्राफी के। इसमें हमने फोकस किया जनजातियाँ भारत की और 2011 की जनगणना। ठीक है, प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है। यूपीपीसीएस में 150 प्रश्न है, कोई ना कोई सवाल पूछा जरूर जाएगा इनमें से।
चलिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।